क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट, ऐसे करके ना एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। और बाद में ना उन्होंने अशोका से रिलेटेड ही उसी में कोई स्टेटमेंट थी, तो आंसर मुझे उसी में मिल गया था बेसिकली, राइट। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब जैसे थर्ड स्टेटमेंट हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट हो गया, मतलब थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, आपको अगर लगे ना इसका आंसर सी या डी है, और आपको लगे कि आई एम श्योर, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, दोबारा बस क्रॉस मार दो, यानी कि अब मुझे दोबारा नहीं आना इस पे। और जहां पे 50-50 है उस पे ऐसे कोई भी अपना आई मतलब सिंबल बना लेना, सबका अपना अपना सिंबल होता है, मेरे ये थे, राइट। उसके बाद लेट से लास्ट में बच गए 40 मिनट, राइट। अब मैं क्या करता था ना, मैं जिन क्वेश्चन में श्योर हो गया ना, अब मैं इनको ना ओएमआर में भर लेता था हाफ टाइम में, ठीक है, मतलब कि 1 घंटे के बाद मैं इसमें भर लेता था। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट में ना एकदम से ज्यादा पैनिक होने लग जाता है अगर ना भरी हो तो। जिसमें 100% श्योर हूं मैं उनको भर लेता था। अब जो लास्ट के 40 मिनट बचते थे ना, आधा घंटा या 40 मिनट बचते थे, उसमें मैं जल्दी जल्दी से जो 50-50 वाले थे मैं अब उनमें सोचता था। अच्छा, अगर मैं बी एंड सी में कंफ्यूज हूँ तो मतलब मैं क्या गैस लूंगा क्या नहीं लूंगा, वो हमारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है उससे पहले भी, राइट। तो उसके बेसिस पे फिर मैं क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करता था लास्ट में। लास्ट में भी ऐसा होता था, ये ना आधे घंटे में हो जाता था, लास्ट में ऐसा होता था 5-10 मिनट बच जाती थी, हमेशा मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा। और उस 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में मैं जल्दी से देखता हूँ वो क्वेश्चन जहां पे मुझे बिल्कुल क्लू ही नहीं है। और जनरली वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर वाले, वन लाइनर वाले। अब मैं वहां पे लॉजिक लगाने की सोचता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ, कि जो भी मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसके बेसिस पे मतलब पर्पस क्या रहता है ना, कि अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है, राइट। अल्टीमेट पर्पस यही रहता है। लेकिन मैक्सिमाइज करना, बट एक्यूरेसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही क्लू नहीं है मैं फिर भी अटेम्प्ट किया जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, और इस चीज की ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम में आपके सामने घड़ी होगी, घड़ी को आप लोग मतलब कि सामने रखना और घड़ी को देखते रहना बार बार, राइट। मतलब पैनिक भी नहीं होना, पर उसको मतलब ध्यान भी रखना उस पे, घड़ी पे। इज दैट क्लियर? ओके। यस। सर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग देयर? मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे ऑलरेडी काफी हो चुका है टाइम। ओके, फाइन। हाँ, इनफ नेक्स्ट पॉइंट है हो चुके हैं कि इसमें। या नेक्स्ट है एप्लीकेशन पार्ट की एमसीक्यू जो है ना। फॉर एग्जांपल मतलब इसमें क्या है सर, कि लेट्स से बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने मनी बिल के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, स्पीकर से रिलेटेड पढ़ा, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम में थोड़ा सा वो डिटेल में चले जा रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट में चले जा रहे हैं, तो वहां पे नहीं समझ में आता कि हमने तो कुछ और पढ़ा था, पूछ कुछ और लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? देखो, मेरे हिसाब से यूपीएससी का जो फोकस ही है एप्लीकेशन पे, यूपीएससी एग्जाम डाटा तो कुछ ही क्वेश्चन पूछता है, जो कि हर एग्जाम का, जैसे हमारे एक सर थे वो बोला करते थे कि जब आप पेपर देखते हो तो स्टार्टिंग जो 30 क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम की ब्यूटी है। जो आपको आपको लगेगा कितना इजी पेपर है यार। हर हर पेपर में आप देखोगे यूपीएससी के भी तो 25-30 क्वेश्चन होंगे जो आपको इजी लगेंगे, है ना। तो वो आपके सीधे सीधे पूछेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो उनमें बहुत हद तक एप्लीकेशन का यूज है। तो एप्लीकेशन का यूज तो आपको, जब आप पढ़ाई करोगे और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो उसी के थ्रू आएगा वो। उसका ऐसा कुछ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे आ जाए अपने आप में। वो जब आप पेपर सॉल्व करोगे, या ये भी कर सकते हो, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा आपने, तो उस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन, अब तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है कि इवन चैप्टर वाइज भी पिछले साल के कौन से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसे कोई चैप्टर पढ़ा आपने, तो उस चैप्टर पे पिछले साल कोई क्वेश्चन आया है तो उसको लगा के देखो। तो जब आप ये इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये प्रैक्टिस वाला इशू ये नहीं रहेगा। अब इन्फॉर्मेशन ही ना हो तो आपके पास तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर उतनी ही इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे हिसाब से फिर आप सॉल्व कर ले जाओगे। बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके। सो बेसिकली देखो, दो तरह से लर्निंग होती है, एक तो होती है एक्टिव लर्निंग और एक होती है पैसिव लर्निंग, ठीक है। जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना किसी भी चीज को, एक उस फॉर्म में पढ़ रहे होते हो कि आपने फॉर एग्जांपल मणिपुर, ये जेड यूपीएससी, क्या ड्राइंग बना रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना, कि फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ओके, आपने पढ़ लिया, लेट से लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया, आपने सारी चीजें पढ़ ली, मनी बिल के बारे में पढ़ लिया, या फिर इकोनॉमी में आपने पढ़ लिया वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है। अब ये न्यूज में भी है वेरिएबल रेपो रेट, क्योंकि वो 75,000 करोड़ कुछ वो इंजेक्ट किया है आरबीआई ने, राइट। तो आपने पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट मालूम है। जब आप एग्जाम में गए तो एग्जाम में तो स्टेटमेंट कुछ और ही तरह से पूछ ली, ठीक है। क्योंकि इसका ना, अब देखो, इसको डील करने का ना एक सिंपल सा वो क्या होता है ना, कि आपको एडवांस में तैयारी करनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे,
कभी भी जब आप एमसीक्यू करोगे ना, एमसीक्यू करोगे, तो वहां से आपको ये पता लगेगा यार मनी बिल तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ा था, इन्होंने ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया, कुछ अलग ही पूछ लिया, राइट। वो प्रैक्टिस आपकी एग्जाम से पहले होती है ना कि एग्जाम के बाद में। और एग्जाम में ना अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा खुद पे भी भरोसा करना होता है। यहाँ पे होता है कैलकुलेटेड गैस, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, उसके बेसिस पे आप कोई गैस ले रहे हो, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो ठीक होगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसके बेसिस पे बिना उसके गैस ले रहे हो, तो वो गलत होने के ज्यादा चांसेस है। तो एप्लीकेशन पार्ट में सिंपल सा पर्पस क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है और पीवाईक्यू देखने हैं। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज आप लोग सोल्व कर रहे हो, यहाँ पे सारे पेपर बनाए जा रहे हैं एक्सेप्शन पे। अब आपका जो माइंड सेट है ना, जो माइंड सेट है वो एक्सेप्शन के साथ अलाइंड हो गया, राइट। और आप क्या कर रहे हो, यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वहां पे भी क्योंकि आपने तो टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन करने अपना माइंड, आप वहां पे भी ओवर थिंकिंग करके इसको गलत करके आ रहे हो, वो नहीं करना है। ओके। तो एप्लीकेशन जो है ना, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड समझना है, तो पीवाईक्यू के बेसिस पे समझो। फॉर एग्जांपल काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जहां पे आपके क्लू नहीं लगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ना क्वेश्चन आया था, आई थिंक पता नहीं कौन से साल में था, मतलब मुझे मालूम है, लेट से अगर ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में कॉइन है या पोर्ट है, ठीक है, देन मैंने ना पीवाईक्यू एनालाइज किया हुआ है अच्छे तरीके से कि हाँ कि यूपीएससी इन थीम पे ना क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मुझे ब्लाइंड गैस लेना होगा ना, तो मैं पीवाईक्यू के बेसिस पे लूंगा ना कि टेस्ट सीरीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना, वो आपने अगर पहले मेहनत की होगी पीवाईक्यू पे, तो वो आपका सच में स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे इस पे भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इस वाले डाउट के लिए, ठीक है। मतलब इट्स ऑल अबाउट पीवाईक्यू की एप्लीकेशन ऑफ वो करना कैसे, वो पीवाईक्यू पे बेस्ड है। हाँ ओके डेफिनेटली, सो मतलब जो नेक्स्ट। टेस्ट सीरीज होती है उसमें जो जो टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन करते हैं उनका एटीट्यूड रहता है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो तो आप मानो कि इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज बहुत मजबूत है, बहुत बहुत टफ पूछा जा रहा है। पर एग्जामिनर का ऐसा कोई मोटिव नहीं है, एग्जामिनर को बस आपकी जानकारी चेक करनी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है उस समय पे। तो उससे आप एक्सेप्शन वाले दिमाग पे मत जाओ, जब आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो उसका एक अलग माइंडसेट बनेगा और वही अप्लाई होगा जाके वहाँ पे एग्जैक्टली exactly. आगे अभी चल। ना एक एक बच्चे का डाउट, मल्लिकार्जुन विच, ओके, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। एक ना इंस्टीट्यूट है, मतलब वो इंस्टीट्यूट एक स्पीपा करके है, गुजरात का ही है। इनके हम्म। टेस्ट मैंने देखे हैं, मैंने काफी बार देखे हैं, और इस साल भी मैंने देखे। इनके टेस्ट काफी ठीक ठाक है, मतलब काफी अच्छे हैं, मतलब थोड़ा पीवाईक्यू के साथ अलाइंड होके बनाते हैं। और आई थिंक ना गुजरात गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, कुछ ऐसा हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट है ये गुजरात कोई, गवर्नमेंट गुजरात के राइट। बच्चों को ताकि ज्यादा से हाँ ज्यादा सिविल हाँ सर्विस सिलेक्शन हो, इसलिए उन्होंने बनाया हुआ है सरदार पटेल के नाम पे। हाँ। तो ये और ये इसमें ये ना, वही है कि ये प्रॉपर कोचिंग नहीं है, इसका कोई मोटिव नहीं है कि आपको टफ क्वेश्चन पूछ के अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है, इनको कोई बनाना नहीं है। एग्जैक्टली इनका बेटर है exactly. इसलिए। ये ना, और इसमें ना जो प्रोफेसर्स वगैरह है ना, वो कुछ ऐसे भी है जो यूपीएससी के पेपर चेक करते थे, मतलब ऐसा, मतलब कुछ हाँ बच्चे हाँ थे वो बता रहे थे। इज इट ट्रू सर? आई एम हाँ हाँ, नॉट श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, सही बात है, ये बात सही है। ये हाँ काफी अच्छे एकेडमिशियंस हैं यहाँ पे। तो आप इनकी टेस्ट हाँ सीरीज एक बार अगर आपको मार्केट में मिले तो आप जरूर यूज कीजिए। हाँ। और ये इसके ना अलावा टेलीग्राम पे, हाँ बोलिए। हाँ, मैं इसके अलावा एक बात ये बोलना सब। चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज हमेशा कभी भी कोई एक कोचिंग की नहीं होती है। टेस्ट सीरीज हमेशा अलग अलग आपको आपको वैरायटी में यूज करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। एक तो पीवाईक्यू है जो एग्जैक्टली आपको सबके लिए सेम है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको हर इंस्टीट्यूट के दो दो चार चार फुल लेंथ टेस्ट लगा के देख लेना चाहिए, ताकि आपका दिमाग ना वो वेरिएबल हो जाए। वरना एक इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज होता है वो एक माइंडसेट से बना होता है, तो आपका वो माइंडसेट उधर ही लाइन करेगा। तो वो हमको करवाना नहीं है। तो हमको वेरिएबल टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है सबके। फुल लेंथ देख लो, या बहुत लोग ओपन वॉक कराते हैं, एग्जाम जैसे ही आएगा तो बहुत लोग ओपन वॉक कराएंगे, उस तरह की टेस्ट अटेम्प्ट करना सीखो थोड़ा। यस एग्जैक्टली। ओके सो बेसिकली अभी हम लोगों ने एड्रेस कर दिया ये, आप इसके टेसिस और उस पे टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल है, कुछ 10-12 एफएलटी है, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैंने उनको रिकमेंड किया था, उनका रिस्पांस काफी पॉजिटिव था। और उनका रिस्पांस ये कब था, क्योंकि मैं उनसे ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालाइज करा चुका हूँ, ठीक है, मैं उनसे ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालाइज करवा चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ये जो टेस्ट थे ना, ये थोड़े अलाइंड थे यूपीएससी के साथ, नॉट लाइक रैंडम। और आजकल क्या हो रहा है ना, जो ओपन मॉक है ना, ओपन मॉक में अगर कम स्कोर आ रहा है, उस पे ज्यादा वो अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका मतलब एफएलटी में भी अगर आपका 50 60 70 की रेंज में है ना, तो कोई इट्स नॉट ए मतलब बिग इश्यू। अगर हाँ स्कोर ही बिल्कुल 10 20 30 आ रहा, फिर गड़बड़ है बॉस, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट कितना भी डिफिकल्ट बना दे एफएलटी, उसमें यार पॉलिटी के क्वेश्चन तो डालेगा ना, ज्योग्राफी के तो डालेगा ना, बेसिक इकोनॉमी के तो डालेगा ना। आर यू गेटिंग मी? ओके। तो 50 60 70 की रेंज ठीक है फिर भी, लेकिन किसी के बिल्कुल ही 20 आ रहे हैं उसमें, तो फिर क्या ही बोले हम, है नहीं। चलो नेक्स्ट है कि फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन को कैसे डील करें। सर प्लीज इस पे बताइए आप एक बार।
देखो, फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन बेसिकली बाउंसर्स होते हैं मोस्टली, है ना। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो या तो फिर वो कोई आपके इंट्यूशन का पार्ट है। जैसे आप जब पीवाईक्यू यूज लगाओगे बहुत सारे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कुछ चीज़ों को ज़्यादा फोकस ही करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि अगर चार ऑप्शन है और उसमें कहीं वेस्टर्न घाट लिखा है तो, और या अंडमान लिखा है, तो मोस्ट ऑफली चांस है वही क्वेश्चन वही आंसर होगा। या कहीं अशोका लिखा है, चार और राजाओं के नाम लिखे हैं, तो अशोका ही आंसर होगा। ये यूपीएससी के फेवरेट लोग हैं। तो आप जो वो लास्ट में जब आपके पास क्वेश्चन, अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, तो आप चाहो तो इस तरह गेस ले सकते हो। अदरवाइज ये तो आपकी पढ़ाई का ही पार्ट है। मतलब इसमें कोई ट्रिक हुआ या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पढ़ाई का पार्ट है। अगर आप पढ़ोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन सेट ज़्यादा होगा, तो आपके ज़्यादा चांस है कि इस तरह क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आ रहा होगा। बाकी वो लास्ट में अगर आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, तो जो पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इस तरह के ही क्वेश्चन में यूपीएससी का आंसर ही होता है मोस्टली। तो उस तरह का केस आप ले सकते हो, लेकिन बाकी ये आपकी नॉलेज का पार्ट है। एग्जैक्टली। ओके। सो बेसिकली फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन को मैं कैसे डील करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी सर ने बोला कि कुछ ना यूपीएससी की फेवरेट थीम्स होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना एक क्वेश्चन पूछा था फनम। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं मालूम था ये क्या है क्या नहीं है, बट ऑप्शन में कॉइन दिखा, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैंने कॉइन मार दिया, ठीक है, एंड वो ठीक भी था। क्योंकि हमने ना पीवाई क्यू एनालाइज किया, उसके बेसिस पे हमें पता लगा कि यार यूपीएससी ना कॉइन वगैरह पोर्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने उसके बेसिस पे एनालाइज कर दिया कि, और उसके बाद क्या होता है ना कि अब ये फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा नहीं होते हैं। और एंसेंट और मिडिवल के जो क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को एक सोर्स रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छा सोर्स है, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और थोड़ा इजी भी है। एक लूसेंट बुक आती है, लूसेंट जीके, सिर्फ आप ये कर लो, और इसमें भी बिल्कुल स्पेसिफिक चैप्टर, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन आते हैं ना, जनरली जनरली वो हिस्ट्री के ही देखने को मिलेंगे। पॉलिटी का कोई फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन आएगा नहीं, ना ही इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं, राइट। और मतलब कि जब हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली या तो ज्योग्राफी की बात करते हैं या फिर इसकी बात करते हैं, हिस्ट्री की। और ज्योग्राफी के जो फैक्ट बेस्ड रैंडम क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट मी, अभी तक मुझे, मैं जब पीवाई को एनालाइज करता हूँ, एक वो एक आई थिंक एक गंडी गंडी कोटा कैनियन उस पर हाँ, आई थिंक आया गेंडीकोटा कैनियन। था। हाँ, उस पे वो थोड़ा हो सकता है कि हाँ, उसमें पीवाईक्यू में भी नहीं पूछा था कभी, वैसा भी नहीं था। पर ठीक है, वो थोड़ा अगर आप थोड़े क्यूरियस बंदे हो तो हाँ इधर हाँ। उधर अगर चीजें देखते रहते हो तो पता लग जाएगा। क्योंकि हम, मैं तो ऐसे देखता रहता था चीजें, ठीक है, वो तो शॉर्ट में भी आ जाती थी, कुछ ऐसे भी आ जाता था, राइट। गेंडीकोटा लेकिन कैनियन को बोलते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो इसलिए एग्जैक्टली मतलब जिनको भी थोड़ा घूमने फिरने का शौक है तो दे मस्ट नो। बट आप एज ए स्टूडेंट, आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात एग्जैक्टली नहीं, आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा। बिल्कुल। और अब क्या है ना कि जैसे ज्योग्राफी में मोस्टली जो है ना, आप ना पीवाईक्यू थोड़ा ना पीछे तक का कीजिए, ज्यादा पीछे तक का। मतलब मिनिमम 1995 से लेके 2010 के बीच में जो इंफॉर्मेशन है ना ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और हिस्ट्री में, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, वो इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ना ये जो 1995 से 2010 वाले पेपर है, ये आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाएंगे, वो भी रेलेवेंट नॉलेज बेस को। क्योंकि वहां पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माउंटेन सी उस तरह के क्वेश्चन। और अगर आप लोग पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखोगे ना, तो यूपीएससी के क्वेश्चन उसी तरह के आ रहे हैं। वन लाइनर पेपर डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वन लाइनर बढ़ बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एलिमिनेशन का स्कोप ना कम करता जा रहा है। 2024 में भी बहुत, मतलब देखो, ये चीजें जो एलिमिनेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट गैस होते हैं, वो तो मतलब काम करते ही रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट फिर भी आप नॉलेज बेस ऐसे बढ़ा सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर कि वैसे भी जो फैक्ट चीज बेस्ड मार्केट में ज्यादा प्रिवलेंट हो जाती है, तो यूपीएससी ट्राइज टू टैकल ताकि वो थोड़ा सा कम हो, है ना। क्योंकि उनको बिजनेस एग्जैक्टली मेंटेन करके रखना है, उनको नहीं चाहिए कि मीडियोकर टाइप के लोग आ जाएं। तो हमेशा थोड़ा कंपटीशन से आगे रहने का, ये तो मान के चलो आप, कि जो बहुत मार्केट में बिल्कुल है वो पूरी तरह से यूपीएससी उस पर कुछ टारगेट करेगा। अब आगे चलो। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो, लैक ऑफ डिसिप्लिन तो ये वैसी चीज है कि डिसिप्लिन मतलब वन ऑफ दो चीज है कि अगर आपका बढ़िया है, या विल पावर एंड डिसिप्लिन, ये जो बढ़िया चीजें हैं, तो मतलब आप कोई भी एग्जाम और कुछ भी कर सकते हो, ये उतनी बड़ी चीजें हैं। तो ये तो परफेक्ट तो किसी का नहीं होता है। इवन मतलब बड़े बड़े लोग हैं, मैं जानता हूँ जिनके मेरे साथ यार दोस्त हैं जो अच्छे जगह सेलेक्टेड हैं या अच्छी प्राइवेट फर्म्स में बड़ी जगह काम कर रहे हैं, पर डिसिप्लिन मतलब शायद उतना लेवल पे नहीं है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको 100% नहीं चाहिए ना। हमको चाहिए कि अगर आपका 50, 60, 70% भी डिसिप्लिन है, अगर आपने जो टारगेट बनाए हैं वो अगर 70% भी अचीव कर रहे हो, और आप लगे हुए हो धीरे 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 धीरे, तो आपका अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन, अब ये वही है कि आपका वाई क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आप ये एग्जाम करना क्यों चाहते हो, तो वो आपको धीरे धीरे पुश करता रहेगा, पुश करता रहेगा। और एक चीज ये बना के चलो कि हमेशा कुछ भी ना करने से 2%, 5% करना बेटर होता है। कि ऐसा कभी मत करना कि पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा, या आप भले पूरा दिन मत पढ़ो, कम पढ़ा, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लिया ना, तो वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, तो आपको डिसिप्लिन बना रहेगा।
और उस तरह का डिसिप्लिन जैसी चीज नहीं होती। डिसिप्लिन अगर आपने अपने रूटीन में बना लिया है तो आपकी बनी रहेगी। अदरवाइज वो बनाओ, सोचोगे डिसिप्लिन होके पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा डिसिप्लिन। आप ऐड कर सकते हो सर इसमें। एग्जैक्टली। ओके। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मतलब कि देखो, मैं अपने स्टूडेंट को नॉर्मल सी बात बोलता हूँ। अपने दिन को ना, एग्जांपल के इमेजिन सिनेरियो कि आप लोग ना, लेट से आपने अपना टारगेट सेट किया होगा, कुछ किया है या नहीं किया होगा, या फिर रैंडमनेस में पढ़ रहे हो आप लोग। रात को 8-9 बजे के आपको लगेगा यार आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, गिल्ट हो गया। अब गिल्ट हो गया तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, सो जाओगे, राइट। अगला दिन, ये दिन तो खराब हो गया ना, ठीक है। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ, अपने दिन को ना 2 दिन में डिवाइड करो, 2 डेज में, एक सिंगल डे को 2 दिन में। मेक श्योर आप 12 बजे से पहले 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो। ओके। आप 12 बजे से पहले 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो 3 से 4 घंटे, ये क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? मतलब आप चाहते हो हम रिमूव कर दे आप लोगों को? भाई स्पैम मत करो यार, आपके लिए बना रहा है वीडियो, ये सब जो भी चल रहा है, अगर आप ही उसको डिस्टर्ब करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब यार हम एक कुछ सीरियस बात करें, आप लोग ऐसे ही किए जा रहे हो। डोंट डू ओके। दिस गाइस, सो दिस इज या एजुकेशन। मैं क्या कह रहा था कि 12 बजे से पहले आपको क्या करना होता है ना, 12 बजे से पहले मेक श्योर आप ना 2 3 से 4 घंटे निकाल पा रहे हो अपने शेड्यूल से। लेट्स से अगर आप नहीं निकाल पाए, तो आपको ना जो गिल्ट रात को 8 बजे की जगह वो 12 बजे फील हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको गिल्ट फील हो गया ना, यार मेरा दिन खराब जा रहा है, तो अभी भी आपके पास दिन बचा हुआ है, तो आप उसका यूज कर पाओगे। लेकिन पहले सिनेरियो में क्या, यार रात को 8 बजे आप गिल्ट फील कर रहे हो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपने सोचा कि यार मैं तो पूरा पढ़ के सोऊंगा, आपने 2-3 बजे तक पढ़ाई की, आपका तो अगला दिन खराब हो गया, क्योंकि अगले दिन आप 11 बजे उठोगे। तो दिस इज ए वीसीएस साइकिल, फिर यहाँ पे फंस के रह जाओगे। तो पहले सिनेरियो में तो बिल्कुल नहीं जाना है। ये वाला जो सिनेरियो ना, दिस इज आइडल एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, और ये काफी बच्चे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं कि आप और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी ना रैंडमनेस में मत जाओ। रैंडमनेस में क्या होता है, आज आप एक चीज पढ़ रहे हो, फिर कल दूसरी पढ़ रहे हो, कभी भी आपको फील आएगा नहीं कि कोई चीज कंप्लीट हुई है। ओके। इस साइकिल से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। एग्जाम्पल के तौर पे, अपने दिन का 15 मिनट सिर्फ ये डिसाइड करने में लगा दो स्टार्टिंग का, कि आज मुझे पढ़ना क्या है। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है ना, आप सिर्फ रैंडम चीजों में पढ़े जा रहे हो, कि आप सोच रहे हो नहीं मैं तो अच्छे से कर लूंगा, मतलब खुद ही कर लूंगा, अभी ये पढ़ना, वो सिर्फ माइंड में हो टारगेट, वो कोई टारगेट है ही नहीं। इसको ऑन ए पीस ऑफ पेपर लिखो कि, और बी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं ज्योग्राफी पढ़ना, कोई टारगेट थोड़ी है ज्योग्राफी पढ़ना। अरे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, 15 मिनट दे रहे हो आप लोग इसको, ये 15 मिनट आप इन्वेस्ट करके आप पूरा दिन बचा सकते हो अपना, राइट। और लास्ट में ना जो जो चीज होती रहे उसको काटते जाओ, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल फील मोटिवेटेड ऑल्सो, और आपको लगेगा कि आपने आज कुछ किया है। ओके। और दूसरा चीज क्या है, एक ऐप ऐप आती है, जैसे वाईपीटी होगी, योल पुमता होगी, और ऐप हो गई, मतलब वर्चुअल लाइब्रेरी होगी, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना, आप जब इन ऐप को यूज करते हो तो आप अपने फोन को यूज नहीं कर सकते, उन ऐप को आप यूज कर सकते हो अपना स्टडी आउट ट्रैक करने के लिए। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल जो है वो ये है, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए काम भी करती है, और हाँ, नॉर्मली मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि अपने दिन को 2 दिन में डिवाइड करो। दिस इज गिल्ट वेरी 8 बजे प्रैक्टिकल नहीं, यार। 12 बजे हो जाना एग्जैक्टली, चाहिए। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल सेठ जी। वी मस्ट अपलॉड हम्म। सर फॉर दिस। कि आपको दिन में अगर 2 बार चांस है तो आप, क्योंकि हमेशा आदमी लास्ट में ही रिग्रेट करता है, शाम को सोचता है कि यार आज कुछ नहीं पढ़ पाए। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप सुबह नहीं पढ़ पाए तो शाम के पास आपके पास टाइम है कि उसको कवर कर सकते हो आप। राइट। ओके। अभी आगे चल सकते तो नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट है सर, एमसीक्यू एप्टीट्यूड, व्हाई दीज थिंग्स नॉट वर्किंग। ओके, ये आई थिंक किसी ने पूछा था एमसीक्यू एप्टीट्यूड कि हम कराए क्या नहीं, तो ये आई थिंक मैंने खुद से ऐड ऑन किया है। सर प्लीज इस पे आप बताइए। हो। अब मैंने एमसीक्यू पूछा था मतलब, सर। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया मुझे कि कॉन्टेक्स्ट क्या था इस क्वेश्चन में। हाँ, ये किसी ने अगर पूछा, इफ यू आर देयर प्लीज एक्सप्लेन, कि आपने ये सर एमसीक्यू एप्टीट्यूड। यस। हाँ सर मैंने पूछा था ये सवाल। सर इसमें मेरा कहना था ना कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ टेस्ट में, तो मैं एक होता है ना, सिर्फ मैं क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में देखता हूँ कि बस वो मेरे बुक में लिखा हुआ है या नहीं हुआ, मैं उसे मैच करना चाहता हूँ, बट मैं क्वेश्चन को एक तरह से उसके ऊपर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ एक्टिवली। हाँ, थोड़ा और इलेबोरेट करो तो थोड़ा आइडिया कम लग रहा है इसमें। जैसे सर कि हम्म, क्वेश्चन में जब देख रहा हूँ सर, तो मैं उसके ऊपर ना एक्टिवली जैसे एक सोचना होता है ना सर कि हाँ। मैं उसके उसके जगह पे मैं सोच रहा हूँ सर कि ये क्वेश्चन मेरे बुक में है, या इसमें ये दिया हुआ था, मतलब उस हिसाब से सोच रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में मतलब मैं फुल अपना पोटेंशियल नहीं दे पा रहा हूँ सर। मुझे लगता है कि शायद आपको प्रैक्टिस का इशू है दोस्त, क्योंकि इस तरह का जो डाउट है ये बहुत स्पेसिफिक है आपका।
है ना, कि आप वो कर नहीं पा रहे हो, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये यस सर। हो जाएगा। और दूसरी चीज ये होती है, एप्टीट्यूड ना एक ऐसी यस चीज सर। होती है जो प्रैक्टिस से बढ़ता है। आप सिर्फ अब वीडियो देखने से, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैथ की वीडियो देखने से ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाओगे फोड़ के आ जाओगे, नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कोई कोई भी एप्टीट्यूड हो, चाहे एमसीक्यू एप्टीट्यूड हो, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे 2.5-3 घंटे की, 5 घंटे की लगातार वीडियो देखे जा रहे हो और आपको लग रहा है, क्योंकि सामने वाला जो चीजें बता रहा है ना, वो उसके नॉलेज पे बेस्ड होती है। ठीक है, मतलब कि वो सामने वाला बताता है आपको ना, ऐसे नहीं ऐसा सोचना चाहिए था, अच्छा आपको भी लगता है हाँ यार ऐसा ही सोचना चाहिए था, आप एग्जाम में जाते हो वो चीज काम नहीं करती। क्यों काम नहीं की? क्योंकि जब वो आपको बता रहा था ना, वो अपने नॉलेज बेस के हिसाब से बता रहा था, और आप कन्विंस भी हो गए और आपने खुद भी कुछ नहीं किया। तो कहने का सिंपल सा पर्पस क्या है ना, कि ये चीजें आपको एडवांस में प्रैक्टिस करनी होती है। एंड हम सोच रहे हैं कुछ इसके बारे में करने का, बट देखते हैं आगे जैसा होता है। नेक्स्ट है 50-50 पे अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो जनरली वो गलत हो जाते हैं। सर इसके बारे में बताइए आप। देखो दोस्त, ये क्या होता है ना, आदमी के अंदर एक वो होती है, उसको लगता है, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मैं भूलता बहुत हूँ। ऐसा ऐसा होता नहीं है, पर आपको, आदमी को लग रहा होता है कि मैं तो सब कुछ भूल जा रहा हूँ। ये 50-50 वाली वही बात है कि आप अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, आपको आइडिया है, अगर आपने PYQs लगा रखे हैं, इतना सारा आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये जो इस तरह के सवाल में गलती हो जा रहे हैं? आपके मोस्टली गलत नहीं होते होंगे। मैं मानता हूँ कि अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, PYQs वगैरह लगा रखे हैं, तो जब आप 50-50 करके देखो, आप एक काम करो, क्या आपने जब सवाल 20 क्वेश्चन में 50-50 थे, और उन पे आपने टिक मारे, और फिर उन पे एक बार मतलब स्टॉक टेक करो कि आपका कितना गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी है, तो जहाँ 50-50 पे आ गए ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो यहाँ पे अब गलत हो रहा है, तो मतलब ये प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, ये फैक्चुअल बात नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको काम आएगी, और कहीं ना कहीं वो 50% से ऊपर ही ले जाएगी, तो आपका सही होने के चांस ज़्यादा है। तो आप इसको एक बार दोबारा देखो, मुझे लगता है सही होगा आपका। एग्जैक्टली exactly. और इसमें 50-50 में जनरली होता है क्या ना, देखो यार, मतलब जैसे अभी सर ने बोला, एग्जैक्टली लेट से आप ना 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आप 50-50 हो, उसमें से लेट से आपके 13, मतलब कि इमेजिन सिनेरियो, आपके ना 8 ही गलत, 8 ही ठीक हुए, ठीक है, और आपके 12 जो है वो गलत हो गए। उसके बाद भी अब हाँ, 12 आप गलत हुए, नेट यानी कि पॉजिटिव हो। टोटल 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जाएंगे। तभी भी आप 4 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव में हो, 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 8 मार्क्स, जो कि बहुत होते हैं, ठीक है, 8 नंबर बहुत होते हैं। और ये चीजें जो बेस्ट, मतलब कि यार कोई मुझे आके ये बोलता ना, सर हम 20 क्वेश्चन में 50-50 में थे और हमारे तो सारे ही गलत हो गए, ये हमारे लिए यकीन करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 50, क्योंकि 50-50 में तो 50% की प्रोबेबिलिटी वैसी आ गई ना, कि 50% चांसेस आपके, और आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सारे ही गलत हो गए आपके, समझ रहे हो? वो कुछ लोग ऐसे, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कुछ फेंकते भी है, मतलब थोड़ा मैंने सा देखे मुझे हैं लगता है कुछ काफी। लोगों का कॉन्फिडेंस का इशू होता है, और एक होता है क्या, एक ट्यूशन होता है आपका, जो आपके बैकएंड में दिमाग होता है, वो आपको कह रहा होता है कि शायद ये सही है। थोड़ा उसको ट्रस्ट करना सीखो, उसको काफी बार इनफ एग्जैक्टली प्रैक्टिस करो, फिर उसको ट्रस्ट करना सीखो। अगर आप उसको ट्रस्ट करोगे तो सही कराएगा आपका, ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली exactly. और जनरली ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर लेट से क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने पहले बी मार्क कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आपको लगा नहीं यार ये गलत है, मैं सी मार्क कर देता हूँ। आपने घर पे आके देखा तो आंसर जो है वो सी था, आप खुश हो गए। अब आप ये चीज हर एक उसमें कर रहे हो, तो वो आप मतलब एक तरह से अपनी कबर खोद रहे हो, सच बताओ तो, मतलब कि क्या कर रहे हो आप, आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है, समझ रहे हो सकता है आपका यस ये सर, क्वेश्चन ये ठीक हो वाली जाए, प्रॉब्लम। लेकिन इसके हाँ, चक्कर में आप ना 10 क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो हाँ, आप, कुछ कुछ पूछना चाह रहा है शायद कोई। हाँ सर, मैं इसी प्रॉब्लम को ना फेस कर रहा हूँ सर। जब मैं 50-50 वाले में जब मैं क्वेश्चन को टिक करता हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, पर मैं फिर क्या पता, जो नहीं होना चाहिए था मैं उसी को टिक कर उसमें देता हूँ। उसमें एक काम करो, ओवर थिंकिंग करना छोड़ो, जो आपको पहली बार में लगे कि शायद यही सही है ना, जो आपका इंट्यूशन कह रहा हो, एग्जैक्टली उसको टिक करो। और फिर एक स्टॉक टेक करो तुम। हमेशा ऐसा होता है कि जब आदमी के साथ जो गलत होता है, वो आदमी को ज्यादा याद रहता है। तो आप जो आपके गलत हो रहे हैं, वो आपको ज्यादा याद रह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि 50%, अगर आप 50%, मतलब दो आपने एलिमिनेट कर लिए, उन्हीं दोनों में से आंसर है, और आपके पास बैकएंड में आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन भी है, एनालिसिस भी है, और फिर भी आप ज्यादा गलत कर दो, मतलब आप नेट निगेटिव तो कभी नहीं जाओगे आप 50-50 पे, अगर आप आ गए हो तो। आप एक बार स्टॉक टेक करके दोबारा देखो, 8-10 पेपर सॉल्व करो, उनमें देखो कि जहाँ आप 50-50 थे, क्या आपके ज्यादा गलत हुए? नहीं होंगे गलत। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, गलत नहीं। एग्जैक्टली। यस सर। और और इसमें क्या है ना, कि जो आप 50-50 में करोगे, मतलब कि बेसिकली लेट से आपने पांचवा ही क्वेश्चन था, आपने ना बी की जगह ना सी मार दिया, हो सकता है ये ठीक भी हो जाए लेकिन बाकी गलत हो जाओगे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई ये वाला ठीक हो जाए, आप मतलब इन शॉर्ट कहने का मेन पर्पज क्या है ना, आपकी जो इंट्यूशन फर्स्ट टाइम आई है, प्लीज स्टिक टू दैट।
हो सकता है कि वो लेट से 5वें नंबर क्वेश्चन में बी मारा, आपकी फर्स्ट इंट्यूशन यही थी। हाँ भाई, और बना दे भाई पेंटिंग। गाइस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार तुम लोग, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मतलब सीरियसली क्या अच्छी बात मतलब, थोड़ी होगी। ये बच्चों वाली चीजें कर रहे हो भाई। हम इरिटेट नहीं हो रहे हैं, मैं बस तुम पे हंस रहा हूं। ओके, सो ठीक आई है। वाज सेइंग कि तुमने जो इंट्यूशन के साथ मारा, लेट से बी मारा, हो सकता है ये गलत भी हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपके ठीक, मतलब कि ऐसा होगा लास्ट में नेट पॉजिटिव ही जाओगे, अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। और ओवर थिंकिंग करने का एक रीजन ये भी होता है कि आपकी प्रिपरेशन ना आपने पूरी अलाइंड कर दिया मॉक टेस्ट के साथ। ये भी रीजन होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपने ओवर थिंकिंग की होगी, उसकी वजह से आपके ठीक हो गए होगे। आपने सोचा यहाँ पे भी वो चीज काम करेगी। अब बच्चे क्वेश्चन में गलती करके आ रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी में भी बताओ, हाँ उसमें भी डेफिनेटली। आर्टिकल 19 मार के आ रहे हैं। क्यों भाई, कौन सी ओवर थिंकिंग कर रहे हो? डेफिनेटली इसीलिए मैंने जो 80 डे स्ट्रेटजी करके वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि लास्ट के 10 दिन आपको कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज सॉल्व ही नहीं करना है। मतलब आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज से आए तो कर लो, और पिछले 10 साल के पेपर भले आपने एक बार दो बार क्या पता 3 बार पढ़ रखे होंगे, उन्हीं को उठाना है, हर दिन उठाना है सुबह, और उसको एज ए एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठना है और सॉल्व करना है, और उसके बाद उसका आंसर देख लेने एग्जैक्टली। हैं। तो आपका जो दिमाग है धीरे धीरे 10 दिनों में यूपीएससी की तरफ अलाइन होता रहेगा। तो वो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी जाके। मतलब हम लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमने खुद किया है वही बता रहे हैं आपको। मे बी अब ये कोई रॉकेट साइंस ना हो, लेकिन हमारा अनुभव तो है, और ये अनुभव ने रिजल्ट दिए हैं, तो आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly. और अभी क्या है ना कि और एग्जाम में ना पैनिक मत किया करो, मतलब कि यार इसको एज ए एग्जाम ही लो। पैनिक करोगे तो वैसे ही तुम रेस से बाहर हो जाओगे, है नहीं? तो आपने चिल होके देखे आओ एग्जाम। अभी एक डाउट आ रहा है रवि का कि 2015 से 20 के एफएलटी फुल लेंथ पीवाईक्यू लगाए, कट ऑफ 10-15 ना ज्यादा ही नहीं। देखो क्या होता है ना, 2015 से 20 के है, आधे आंसर तो आपको वैसे ही मालूम हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके थ्रू चले गए होगे। तो इनके हाँ लगाने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होता। तो आप इनको एनालाइज करो, रेदर देन इनको एज ए मतलब कि टेस्ट सीरीज की तरह सोल्व कर रहे हो, उनको एनालाइज करो। हाँ डेफिनेटली सर। डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पीवाईक्यूज किसी और सिलेबस में, क्योंकि हर किसी को पता है पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, तो किसी बुक में कहीं ना कहीं आपको वो आपके दिमाग में चला ही जाता है वो फैक्ट, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपके पीवाईक्यू में पेपर में नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। इसको इस तरह मत लेना। एग्जैक्टली exactly. और मतलब बेसिक पर्पस है ना पीवाईक्यू का, वो पर्पस समझो, ठीक है? वो पर्पस अगर आपको समझ में आ गया तो आपका मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। कि हाँ, फिर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे ना कि किसी टेस्ट सीरीज की। ओके। और जब तो पेपर सॉल्व किया करो तो एक बार दिमाग में रखा करो ये चीज, एक बार छोटा सा कि सोचा करो एग्जामिनर ने इस तरह का पेपर क्यों बनाया है, कि ये चीज ये क्यों क्वेश्चन क्यों डाला है इसमें, इस तरह गलत क्यों किया है। कुछ भी जो नया किया है ना, तो थोड़ा सोचो, भले आपके दिमाग में कुछ भी ना है, बट जस्ट ट्राई टू थिंक। ये चीज बार बार करते रहोगे ना, तो दिमाग में एक धीरे धीरे इंट्यूशन डेवलप होने लगेगा। यू विल थिंक लाइक एग्जामिनर कि अच्छा ये शायद इस तरह की चीज पूछा जाता था, तो इसलिए डाल दिया उसको। ये चीजें ऐसी ओके, होती हैं जो एक और आपको डाउट है क्वांटिफाई सर। नहीं हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती हैं, और वो आपका अनुभव बनाती हैं, जिसे बोलते हैं ना विजडम होता है, विजडम। तो धीरे धीरे विजडम बनेगा आपका, और वो काम आएगा। ओके, सो एक डाउट है सर कि चीजें ना रिकॉल नहीं हो पाती, मतलब पढ़ा था फिर भूल देखो जाते, अभी ये। रिकॉल करने का क्या है कि ये तो एग्जैक्टली साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो चीज पढ़ोगे आज, और वो अगर कल तक नहीं आपने दोबारा रिवीजन किया, तो आपका वो 25% ही रहेगा, बाकी 75% चला जाएगा। तो रिकॉल करना, अगर आपको रिकॉल की प्रॉब्लम है तो आपको एक्टिवली इसका वो करना चाहिए कि हमको रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपने आज कुछ पढ़ा, एग्जैक्टली। तो शाम को आपको उसको रिवाइज कर लेना एक बार, भले उसको कुछ भी मत करो, आंखों की नजर से देख ही लो, लेकिन शाम को रिवाइज करना है। और फिर एक उसको एक टाइम टेबल बना के रखो कि ये चीज मैंने पिछले फ्राइडे पढ़ी थी, तो मैं एटलीस्ट इस फ्राइडे इस संडे तक उसको एक बार और आंखों की नजर से देख लूं, भले 10 मिनट ही देखो। पर अगर आप इस तरह की चीज डेवलप कर लोगे तो आपका भूलेगा नहीं वो पार्ट, अदरवाइज भूलेगा तो ये तो पक्की बात है। एग्जैक्टली एंड सॉरी टू से गाइस, टाइम अप। ओके, सो हाँ अभी सर थोड़ा करंट अफेयर के बारे में बता दो सर। करंट अफेयर की वजह से कभी एग्जाम नहीं रुकेगा। बेसिक कर लेना, करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, करंट स्टैटिक अफेयर्स की पे स्कीम वैसे भी अब तक जितना पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, और अब जो नहीं पढ़ा है जिन्होंने, तो जो मंथली मैगजीन्स एटलीस्ट कर लो, कि जो बहुत इजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो नहीं गलत करने हैं आपको। बाकी करंट अफेयर्स से बहुत टेंशन सर मैं नहीं लेना है।